नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और हम सारे आपको मिलकर बताते हैं शाम 5 बजे 25 खबरों का पूरा अपडेट। और आज बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। आगर मालवा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, निर्माणाधीन सौर ऊर्जा प्लांट में भीषण आग लगी है। देर रात अज्ञात बदमाशों ने प्लांट में आग लगा दी। ये सोलर प्लांट है जिसकी मशीनें जलकर खाक हो गई। 1 करोड़ से अधिक का नुकसान होने की आशंका है। कलेक्टर एसपी दोनों घटनास्थल पहुंचे हैं, जायजा लिया। 3 टीमें बना दी हैं एसपी ने, जांच शुरू कर चुकी हैं। सुसनेर थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में यह वाकया हुआ, यह घटना घटी। तो देर रात सोलर प्लांट में किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। क्या वजह है, कौन इसके पीछे हैं, यह अब तक अज्ञात है। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। तकरीबन 1 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका है। आकलन किया जाएगा नुकसान का, लेकिन इसके पहले एसपी ने 3 टीमें बना दी हैं जो जांच कर रही हैं इस आगजनी की घटना की। तो ठीक है। इधर रायपुर में अधिकारियों का मंथन जारी है। नवनियुक्त कलेक्टर की अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। कलेक्टर गौरव सिंह ये बैठक ले रहे हैं और बैठक में रायपुर जिले के लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा की जा रही है। एसएसपी, एएसपी, सीएसपी समेत जिले के सभी टीआई भी इस बैठक में मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट की मीटिंग हॉल में यह बैठक चल रही है। रायपुर में अधिकारियों का मंथन चल रहा है। नवनियुक्त कलेक्टर की अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। कलेक्टर गौरव सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में रायपुर जिले के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की जा रही है। तो एसएसपी, एएसपी, सीएसपी समेत तमाम टीआई इस बैठक में कलेक्ट्रेट में जुड़ करके जो मौजूदा घटनाक्रम है इन सब के बाद समीक्षा कर रहे हैं। रायपुर जिले में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होम मिनिस्टर से लेकर तब सभी ने चिंता व्यक्त की है और इसके बाद असर निचले स्तर तक दिख रहा है। अफसरों का मंथन, नवनियुक्त कलेक्टर मीटिंग ले रहे हैं इस वक्त और सभी पुलिस अफसरों को निर्देशित कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। देखना होगा किस तरह के निर्देश सामने आते हैं। नवनियुक्त कलेक्टर हैं गौरव सिंह जो इस बैठक को ले रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर यह मीटिंग है। तो मीटिंग हॉल में ये मीटिंग शुरू हो चुकी है कलेक्ट्रेट में। तहसीन जैदी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तहसीन, पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम हुआ है और इसके बाद अब नवनियुक्त कलेक्टर मीटिंग ले रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ये रूटीन मीटिंग है या निर्देशों का असर है? देखिए, नवनियुक्त कलेक्टर जो गौरव सिंह हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और उसके बाद जो है ये पुलिस विभाग के जो रायपुर जिले के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी। वो कह सकते हैं कि वो शुरू हो गई है। कलेक्टर जनदर्शन सभाकक्ष में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में अगर बात करें तो जो अधिकारियों से बैठक से पहले हमारी बात हुई उसमें अभी तक के जो रायपुर जिले के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी समीक्षा इसमें की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें नया साल शुरू होने के बाद जो है और पिछले 9 दिनों में जो लगातार हुई हत्या और जो लूट और इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं उनके बारे में भी चर्चा इसमें की जाएगी। और जो जिले का जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि नई सरकार है और उसने भी सख्त निर्देश दिए कि सभी जिलों में प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सख्त किया जाए और दुरुस्त किया जाए और अभी तक उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसी बात को लेके जो है सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे। उसी के चलते जो है ये रायपुर कलेक्टर ने भी पुलिस के जो अधिकारी हैं थाना प्रभारी स्तर के उन तक की बैठक बुलाई है। और बैठक में अगर बात करें तो एसएसपी प्रशांत अग्रवाल समेत जो सभी चारों एडिशनल एसपी और सभी सीएसपी जो हैं वो और सभी थाना प्रभारी पूरे जिले के वो सभी हम बैठक में मौजूद हैं जी। और बैठक अभी लगातार चल रही है जी। नजर रखिएगा, आपसे वापस अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज एसएसपी, एएसपी, सीएसपी और जिले के तमाम टीआई इस मीटिंग में मौजूद हैं। कलेक्टर मीटिंग को ले रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर यह मीटिंग है। मीटिंग शुरू हो चुकी है। देखते हैं किस तरह के निर्देश मिलते हैं कलेक्टर के द्वारा। चलिए टॉप 5 में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
तो रुक करेंगे कुछ राष्ट्रीय खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आगाज किया। इस बार समिट में दुनिया के 36 देश इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इनमें से 18 देशों के गवर्नर और मंत्री इस समिट में मौजूद भी रहेंगे। इसके साथ ही 15 से ज्यादा ग्लोबल सीईओ मौजूद रहेंगे। वहीं समिट के चीफ गेस्ट संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं, जो आज शाम अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति की अगुवाई करेंगे, स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक 7 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी करेंगे। और इधर भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव को भारी पड़ रहा। आपसी संबंधों में खटास के बाद अपनों ने ही मालदीव राष्ट्रपति मैजो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैजो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अब तैयारी चल रही है। वहीं मालदीव की टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन ने भी अपनी सरकार के रुख की आलोचना की। इधर तनाव के बीच खबर यह भी है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू अगले कुछ सप्ताह में भारत की यात्रा कर सकते। मालदीव की ओर से जनवरी में ही मोहम्मद मैजू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल सोमवार से वह अपनी चीन यात्रा पर है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपतियों की सबसे पहले भारत यात्रा करने की परंपरा को मैजू ने ही तोड़ा है। हालांकि रिपोर्ट यह दावा कर रहा है कि मैजू सरकार के मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से पहले यह यात्रा प्रस्तावित थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि न्याय योजना की चौथी किश्त हमारी सरकार देगी। न्याय योजना की राशि भी किसानों को दी जाएगी। सरकार बदलने से किसानों के अधिकार खत्म नहीं होते हैं। किसानों के अधिकार की सारी चीजें देने के लिए सरकार तैयार है। जो वाजिब हक है वो मिलेगा। सरकार बदलने से किसी का हक समाप्त नहीं होता है और निश्चित रूप से किसानों का जो हक है, हक की राशि हमारी सरकार निश्चित रूप से देगी। रायपुर में 11 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे। सचिन पायलट के दौरे को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि अब देखना होगा कि यहां कितने नए लोगों की नियुक्ति होती है। केदार कश्यप ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो आरोप कुमारी शैलजा पर कांग्रेस नेताओं ने लगाए थे वो सचिन पायलट पर नहीं लगेंगे। मामले को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। कहा, भाजपा को कांग्रेस की चिंता करने की बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ा था, वैसे ही एकजुट होकर लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस लड़ेगी। निश्चित तौर पे सचिन पायलट जी आने के बाद कितने पैराशूट यहाँ पर फिर से उतरेंगे, कौन कौन बाहर से आएंगे, कैसे विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है। और हमें उम्मीद है कि सचिन पायलट जी जो कहते हैं पूर्व के जो कुमारी शैलजा थी उनके ऊपर जो आरोप लगे थे पैसे के लेन देन और बहुत सारे विषय को लेकर के, सचिन पायलट के ऊपर ऐसा आरोप न लगे। एकजुटता से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। यह ठीक है कि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए और पूरी तरीके से पूरी एकजुटता के साथ लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इधर भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर और सागर के हितग्राहियों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर संवाद किया। मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने बातचीत की और यह भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी की गारंटी वाली यात्रा है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, विकास का कारवां लगातार बढ़ता रहेगा। और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट और एक बड़ी खबर दे दें। रायपुर से बड़ी खबर है, साय कैबिनेट की बैठक कल शाम को 5 बजे मंत्रालय में होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला लिया जा सकता है। आज एक बड़ा ऐलान भी हुआ है। न्याय योजना को लेकर डिप्टी सीएम ने बयान दिया है और इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, साय कैबिनेट की बैठक कल शाम को 5 बजे मंत्रालय में होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त एक बड़ा अपडेट हमको मिल रहा है। कल शाम की कैबिनेट मीटिंग में साय सरकार और साय कैबिनेट कुछ अहम कदमों पर फैसला कर सकती है। कुछ बड़े ऐलान जो किए गए हैं उन पर मोहर लग सकती है। तो कल शाम को 5 बजे मंत्रालय में साय कैबिनेट की मीटिंग है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला लिया जा सकता है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं।
राजेश, कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आपने दी थी, किसानों के लिए अच्छी खबर, और अब एक और अपडेट है कल शाम को कैबिनेट मीटिंग का। क्या ये उस प्रस्ताव से जुड़ा हो सकता है? कैबिनेट में भी इसका कोई प्रस्ताव लाया जाए, कोई वार्तालाप हो, या क्या जानकारी है? जी पुनीत, देखिए कल साय कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक के निर्देश जारी हो चुके हैं। कल शाम 5 बजे मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में बैठक होगी और निश्चित रूप से चूंकि कैबिनेट की बैठक है तो सबकी नज़र होगी और किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जिस तरह से हमने अभी देखा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जो बकाया किस्त है, जो पिछली बार धान बेचा था किसानों ने, और बोनस का जो बकाया किस्त था उसको देने की बात उन्होंने की है। वो संकेत था, चूंकि आज ही बयान आया और आज ही बैठक की सूचना है, तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है या फिर इस बात का फैसला लिया जा सकता है कि जो बची हुई किस्त है कांग्रेस के सरकार की करीब 1500 करोड़ रुपए की, वो अगर किसानों को दी जाएगी तो फिर उसका चैनल क्या होगा। योजना के नाम बदलेंगे, चूंकि राजीव गांधी किसान योजना के नाम से वो बोनस दिया जाता था पहले, तो ऑब्वियसली है कि सरकार बदल गई है, तो वो जो योजना है उस नाम से तो योजना नहीं चलेगी क्योंकि उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या कुछ योजना होगी, एक उसकी भी हो सकता है कि उस पर कोई फैसला ले लिया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो प्रदेश के किसानों का ही है, चूंकि जनवरी लास्ट है और धान खरीदी का यही महीना है, आखिरी 31 जनवरी को उसका आदेश है धान खरीदी का, लेकिन इस बार धान खरीदी डिले हुई है चूंकि बीच में बारिश हो गई, फिर चुनाव हुए और उसके बीच में कई सारी असमंजस रहे किसानों के बीच में कि सरकार कौन सी बनेगी, किस में कितना फायदा है, तो वो किसान की जो धान खरीदी की प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी डिले हुई है। तो ये मांग आ रही है लगातार कि धान खरीदी का समय बढ़ाया, तो हो सकता है कि धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए। तो ये जो कल के कैबिनेट है वो किसानों के इर्द गिर्द ही है। चलिए, तो माना जा सकता है, जैसा आप राजेश कह रहे हैं, कि किसानों के बारे में बड़े ऐलान पर मोहर भी लग सकती है और कुछ बड़े स्टेप लिए जा सकते हैं धान खरीदी की तारीखों को लेकर के भी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कल एक साय कैबिनेट की बड़ी मीटिंग कल होने वाली है और इस मीटिंग पर नजर खास तौर पर प्रदेश के किसानों की रहेगी। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मोहन सरकार का पहला बजट सत्र 7 फरवरी से 19 फरवरी तक तय हो चुका है। विधानसभा का बजट सेशन 13 दिनों का होगा। 13 दिन में कुल 9 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र में सरकार केवल योजनाओं का अनुमानित खर्च बताएगी। इस सत्र में कोई प्रॉपर बजट, पूर्णकालिक बजट नहीं आएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में प्रदेश का जो विधिवत बजट होता वो लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो योजनाएं हैं उनके खर्च के बारे में सरकार बातचीत करेगी। इसका पूरा ब्यौरा आ चुका है। 9 बैठकों वाला सत्र होगा और इसकी तारीखें भी आ चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पहला बजट सत्र डिक्लेयर हो गया है, इसकी तारीख आ गई 7 फरवरी से 19 फरवरी। दुष्यंत पाराशर सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पुनीत, बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार, जो कि नवगठित सरकार है मध्य प्रदेश की, और इस सरकार का ये पहला बजट सत्र होगा। इसकी अधिसूचना जो है वो विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है। इसकी शुरुआत जो है 7 फरवरी से 19 फरवरी तक ये बजट सत्र जो है वो चलने वाला है। 9 बैठकें होंगी, 13 दिन का ये सत्र है और इस दौरान जिस तरीके से बजट मध्य प्रदेश का जो पारित किया जाएगा, साथ ही साथ सत्र की अगर बात करें तो केवल योजनाएं अनुमानित खर्च की बताई जाएंगी और जिस तरीके से इस सत्र में जो बजट जो है वो फिलहाल लाने की व्यवस्था तो नहीं रखी गई है, लेकिन जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को लेकर उनका कितना खर्चा है, वो किस तरीके से क्रियान्वित है और किस तरीके से संचालित की जा रही है, उन तमाम सारी बातों की जानकारी जो है विधानसभा में रखी जाएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद जो जुलाई में सत्र होगा उसको भी एक बजट सत्र के रूप में लिया जाएगा और उस सत्र में बजट पारित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ पर जो अनुमानित लागत है मध्य प्रदेश के खर्चों की, व्यय की, आय की, तो उसकी जानकारी जो है विधानसभा में दी जाएगी और लगभग 9 बैठकें जो है वो 13 दिनों के बीच में आयोजित की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा दुष्यंत ने बताया, 7 फरवरी से 19 तारीख तक का 13 दिन का ये प्रस्तावित सेशन होगा और इसमें केवल अनुमानित खर्च सरकार पेश करने वाली है। पहला बजट सेशन है, इसको लेकर पक्ष तैयारी अवश्य करेगा। आगे बढ़ते खबरों में।
लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा सफाई अभियान चलाने की तैयारी में। दरअसल हाल ही की बैठकों में विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों ने भीतर घातियों को पार्टी से बाहर करने की मांग की थी। हारे हुए प्रत्याशियों ने तो ये तक कहा था कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप खुलेआम घूम रहे, लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो लोकसभा चुनाव भी जीतना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस ने तय कर लिया कि 12 जनवरी को अनुशासन समिति की बैठक में भीतर घातियों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। बैठक के पहले प्रत्याशियों ने लिखित में भीतर घातियों की रिपोर्ट पीसीसी को दे दी है। कल की बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अनुशासन समिति की बैठक इसी सप्ताह हो रही है और संभवतः उसके लिए 12 तारीख मुकर्रर हो सकती है। उसमें वो सारे प्रकरण सामने आएंगे और जो भी भीतरघात करने के दोषी हैं उन पर एक्शन होगी और होना भी चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूँ बतौर कार्यकर्ता। सीएम विष्णुदेव साय आज पाटन सदन पहुंचे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को श्रद्धांजलि दी। पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंगलवार को भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया, जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहुंचे। इसमें सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है, जबकि स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस बार मोहम्मद शमी समेत 26 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं अवार्ड मिलने पर मोहम्मद शमी ने कहा कि यह अवार्ड एक सपना है, जिंदगी बीत जाती है और लोग ये अवार्ड नहीं जीत पाते हैं। रायपुर में बलवा कांड के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। मास्टरमाइंड समेत 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारी की गई इनकी और भनपुरी वार्ड 4 में कल रात को बलवा हुआ था। महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की गई थी। और अगली खबर भी रायपुर से ही, जहां लालपुर में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को चाकू मारने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जग्गा दीवर, विनय चौहान, अयान कुरैशी नाम के आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। इसके बाद मंगलवार की शाम घटनास्थल पर तीनों बदमाशों का जुलूस निकाला गया। मुरैना जिले में चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले माफिया पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नाराजगी के बाद प्रशासन ने अब एक्शन शुरू कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंबल संभाग के कमिश्नर पर प्रमुख सचिव वीरा राणा ने नाराजगी जाहिर की थी। रेत माफिया पर कार्रवाई नहीं होने पर सचिव ने नाराजगी जाहिर की थी और इस नाराजगी के बाद अफसरों ने बंडवा घाट पर पहुंचकर डंप रेत की टीलों को नष्ट किया है। बताया जा रहा है कि 700 से अधिक ट्रॉली डंप किए गए हैं, जिन्हें हटाया गया। बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा इलाके के मिचनार में कब्रिस्तान को लेकर विवाद शुरू हो गया। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लंबे समय से ये पूरा क्षेत्र धर्मांतरण के मुद्दे पर विवादों में रहा है। प्रशासन ने इस मसले को सुलझाने के लिए ईसाई समुदाय के लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी। अब इस गांव से लगे करीब 4 गांव के लोग कब्रिस्तान का विरोध कर रहे हैं। बीते 2 दिनों से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसर विरोध करने वालों से बातचीत कर रहे हैं। सोमवार को भी एक बैठक रखी गई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर एक बार प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक प्रशासन कर रहा है। वहीं पत्थलगांव से 3 मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पिकअप पलटने से हादसा हुआ, 6 मवेशियों की मौत हो गई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। तस्करी कर मवेशी ले जाए जा रहे थे। ग्रामीणों ने 3 तस्करों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बगीचा से झारखंड मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। बगीचा थाना के बूढ़ाडांड गांव की घटना। तो सिवनी जिले के लखनवाड़ा में हुए अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आरोपी ने 10,000 रुपए की उधारी न देने के कारण युवा की हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी थी। और ये बताया जा रहा है कि समरिया हतनापुर के रहने वाले प्रमोद उर्फ परसराम टहरिया की 7 जनवरी को कुएं में लाश मिली थी। पूछताछ में पुलिस ने गांव के ही संदेही रामराज से पूछताछ की। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने ही 10,000 रुपए उधार वापस नहीं देने पर हत्या की। अपराध स्वीकार करने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। घर के बाहर खड़ी वाहनों में तोड़फोड़ की गई है और इसका फुटेज भी अब सामने आ चुका है। करीब 4 से 5 वाहनों में तोड़फोड़ की गई है
और फिलहाल पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कमला नगर थाना के नेहरू नगर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। शहर के समान थाना क्षेत्र में एक पुलिस आरक्षक के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की। बदमाशों के हमले से पुलिस आरक्षक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम ने पहुंचने से पहले ही आरोपी वारदात अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। बता दें कि आरक्षक सादे यूनिफॉर्म में सब्जी खरीद रहा था। इसी दौरान मौके पर मौजूद बदमाशों से बाइक हटाने की बात को लेकर आरक्षक की कहासुनी हो गई और बदमाशों ने आरक्षक की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम लहूलुहान आरक्षक को संजय गांधी अस्पताल में ले गई, जहां डॉक्टरों ने का उपचार शुरू किया। आरक्षक पर हमला करने वाले बदमाशों की पुलिस ने पहचान कर ली है, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। रायसेन का रुख करेंगे, जहां पुल के नीचे कार गिर गई। पानी में डूबने से ड्राइवर की मौत हो गई है। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया और विदिशा मार्ग के विल्होरी पुल की घटना। छतरपुर की एक शराब फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया। इसमें 3 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें नाजुक हालत में सामुदायिक अस्पताल नौगांव से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। प्रशासन की माने तो हादसे वाली जगह फैक्ट्री में बने रेसिडेंशियल ब्लॉक की है, जिसके कमरे में 5 मजदूर रात में सोए हुए थे। आज सुबह दरवाजा नहीं खुला तो दूसरे कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना देकर दरवाजा खुलवाया। हालांकि प्रशासन ने इस घटना को दम घुटने से मौत बता रहा है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में ही मजदूरों के साथ इस हादसे की जांच की जा रही है। मृत और आहत मजदूर एमपी और बिहार के बताए जा रहे हैं। और ठंड का कहर आप देखें, 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे हैं। कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ों से लेकर मैदानी हिस्सों तक जमा देने वाली सर्दी का प्रकोप है। कई जगहों पर पारा न्यूनतम स्तर पर है। कोहरे से पूरे शहर और गांव ढके हुए नजर आ रहे हैं। और अब बारी यूपी अपडेट की। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। रामनगरी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। पीएम के साथ साधु संत और दिग्गज शामिल होंगे। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनाइजर सुधीर गोयल के करीबियों के घर पर ईडी की रेड। ईडी के अधिकारी कर्मचारियों ने कोतवाली नगर स्थित एक गन हाउस के घर पर कार्रवाई की। सुधीर गोयल के करोड़ों रुपए के कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने कार्रवाई की। कानपुर के कल्याणपुर निवासी कांस्टेबल के दबंग बेटे ने रंजिश के चलते युवक को इंस्टाग्राम पर लड़की के जरिए दोस्ती की, फिर मिलने बुलाया। इसके बाद कार से दोनों युवकों को अगवा कर लिया गया और 4 घंटे तक कार में बांधकर डंडा, बेल्ट और जूते से पीटा। हालत गंभीर होने पर कल्याणपुर केसा रोड के पास चलती कार से फेंक कर भाग निकले, जबकि दूसरे को सिविल लाइंस में छोड़कर भाग निकले। कल्याणपुर पुलिस ने मामले में अपहरण और जानलेवा हमले समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया। सोनभद्र स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी ने परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली, साथ ही परेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ भी लगवाई। बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही। 6 डिग्री यहां पर तापमान पहुंच गया। हाड़ कपा देने वाली सर्द रात में फ्लाईओवर के नीचे लोग सो रहे हैं। आधार कार्ड नहीं होने की वजह से रैन बसेरे में एंट्री नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट केवल IBC 24 पर देखिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।